हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 संख्याएँ दी गई हैं और हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या होता है। तो कोई भी संख्या हो, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसी तरीके से हमको इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, फिर उसी के जरिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यदि आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा होगा तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह से लगेगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 12 का गुणनखंड करते हैं, यानी कि इन तीनों संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो ये 12 2 से कटता है तो 2 छक्का 12, फिर 6 2 से कटता है 2 3 6, फिर ये 3 एकम 3 हो गया, ठीक ना। इसी तरीके से हम लोग 15 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। उसी तरीके से हम लोग 21 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 21 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21, फिर 7 एकम 7। तो इस तरीके से हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 5, ठीक ना। इसी तरीके से 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 एक संख्या है, इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी, और 3 भी अभाज्य संख्या है। इसमें देखेंगे तो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या, इसमें 3 और 7 दोनों अभाज्य संख्या हैं, ठीक ना। तो यही तो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एचसीएफ जो होता है सब में कॉमन होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 है। तो यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ, ठीक ना। अब बात करते हैं एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो तीनों में कॉमन होता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक ना। और जो बची हुई संख्या है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2 बचा हुआ है तो इसे लिख लेंगे 2 गुणा 2। इसमें 5 बचा है तो गुणा 5, इसमें 7 बचा है तो ये 7 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे हल कर लेते हैं, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 6 सत्ते 42, ये हो जाएगा 420। यानी कि एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम 420 आ गया। इसी तरीके से हमें दूसरा और तीसरा भी क्वेश्चन हल करना है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है, ठीक ना। तो इन्हें आप लोग देखेंगे तो ये पहले से ही तीनों अभाज्य संख्याएँ हैं, ठीक ना। तो हम लोग 17 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 17, और 23 को लिख सकते हैं हम लोग 1 गुणा 23, 29 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुणा 29, ठीक ना। तो एचसीएफ की बात करें तो जो तीनों में कॉमन होता है वही होता है। तो आप लोग देख सकते हैं तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम जो तीनों में कॉमन होता है उसे हम लोग एक बार लिखते हैं और फिर बची हुई सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 17 23 गुणा 29, ठीक ना। तो जब आप इन सभी का गुणा करते हैं तो ये आता है 11,339, ठीक ना। तो ये हो गया इसका आंसर, एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम 11,339 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25, इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो 8 का गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक ना। इसी तरीके से 9 का कर लेते हैं। तो ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, 3 एकम 3। और 25 का करेंगे तो आपको पता ही है 5 पचे 25, 5 एकम 5। यानी कि हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, ठीक ना। और 25 को लिख सकते हैं
5 गुणा 5। तो अब देखिए इसमें कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसमें किसी भी संख्या में गुणा 1 लिख सकते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 इन तीनों में से कॉमन हो गया, यानी कि हमारा HCF जो हो गया 1 हो गया। अब LCM की बात करें तो LCM जो होता है, जो कॉमन होता है उसे एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उन सभी संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 तरीका 24। यहाँ तक हम लोग गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। 3 पाँचे 15 और 15 पचे 75 हो गया। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1800, यानी कि HCF 1 होगा और LCM 1800 होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का HCF 9 दिया गया है, यानी कि महत्तम समापवर्ती, और हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो आपको पहले से एक संबंध पता होगा कि यदि A और B दो संख्याएं दी गई हों और यदि इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM भी दिया गया हो तो क्या संबंध होता है। तो वो संबंध होता है इन दोनों संख्याओं का HCF गुणे इन दोनों संख्याओं का LCM बराबर इन दोनों संख्याओं का गुणा, ठीक ना। तो यही फार्मूले में हम लोग इसको रख देते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का HCF कितना है, 9 है, ठीक ना, और LCM हमें ज्ञात करना है बराबर। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657। हमें LCM ज्ञात करना है तो LCM ये इधर आ जाएगा, यहाँ गुणा है तो ये 9 नीचे इधर भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 306 गुणा 657 बटा 9, ठीक ना। तो ये 306 9 से पूरा कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 3 27, 27 3 बचा तो ये 36 हो गया, 9 चौक 36। तो ये हो जाएगा 34 गुणे 657। तो जब हम लोग 34 का 657 में गुणा करते हैं तो ये आता है 22,338। तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।